Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the small scale industries predominate of class 10th history chapter number 4. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब कि भले ही ब्रिटेन से कपड़े आ रहे थे हमारे देश में, भले ही हमारे देश में भी अब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप होनी शुरू हो गई थी, बट इन सब के बावजूद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही छोटे लेवल पे चल रही हैं, जो कि मान लो कोई पर्सन अपने घर में बैठ के कुछ बना रहा है जिसमें बहुत ही कम लागत से पर्सन अपना धंधा चला रहा है, उसे कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये किस तरीके से प्रीडोमिनेट करने लग गई, कैसे इनका दबदबा बढ़ रहा था। While factory industries grew steadily after the war, large industries formed only a small segment of the economy. अब वैसे तो वॉर के बाद जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ी, काफी ज्यादा ग्रो हुई, बट इसके बावजूद भी जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो पूरे इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेगमेंट थी। मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ी तो थी, बट बढ़ने के बावजूद भी अभी भी वो पूरे जो इकोनॉमी है हमारे देश की उसका काफी छोटा हिस्सा थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। तो ज्यादातर जो ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी वो बंगाल एंड बॉम्बे में लोकेट करती थी। तो अगर 1911 का डेटा देखें तो 1911 में जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, उनमें से 67% फैक्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ बंगाल एंड बॉम्बे में एस्टैब्लिश्ड थी। अब पूरे बाकी देश भर में, मतलब बंगाल एंड बॉम्बे में तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप है, फैक्ट्रीज सेटअप है। अब ये जो बंगाल है एंड बॉम्बे है, इनके अलावा जो पूरा देश बचा उसमें क्या था, रेस्ट ऑफ द कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो चल रही थी और अभी भी प्रीडोमिनेट कर रही थी। मतलब देश के बाकी इलाकों में आज भी छोटे लेवल पे जो लघु उद्योग होता है, छोटे लेवल पे जो बिजनेस है वो काम कर रहा था। ठीक है, only a small proportion of the total industrial labor workforce worked in registered factories. तो पूरा जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसका बहुत ही कम प्रोपोर्शन, बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है वो फैक्ट्रीज में काम करता था। 1911 में लगभग टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का सिर्फ और सिर्फ 5% लेबर जो है वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करता था। वहीं अगर 1931 की बात करें तो 1931 में टोटल इंडस्ट्रियल लेबर का सिर्फ और सिर्फ 10% जो वर्कफोर्स है वो फैक्ट्रीज में काम करते थे। तो मतलब फैक्ट्रीज बढ़ तो रही थी, बट इसके बावजूद भी जो उनका एक तरीके से सिग्निफिकेंट परसेंटेज अगर हम देखें या सिग्निफिकेंस देखें वो काफी कम थी। ओवरऑल अभी भी ज्यादातर लोग छोटे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, लघु उद्योग कर रहे थे, और जो वर्क फोर्स है पूरे इंडस्ट्री का अगर हम मिला के देखें तो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा जो है वो फैक्ट्रीज में काम करता था। ये चीज हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से फैक्ट्रीज जो है वो बढ़ तो रही हैं, बट अभी भी जो परसेंटेज है वर्क फोर्स का वो ओवरऑल कम था। तो वही चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। द रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट्स। तो 5% जो है 1911 में फैक्ट्रीज में काम करते थे और 10% जो लोग हैं वो 1931 में फैक्ट्रीज में काम करते थे। अब बाकी जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है वो कहाँ काम करती थी, स्मॉल वर्कशॉप में, छोटे छोटे अपनी दुकानों में, वर्कशॉप्स में काम करते थे। अपने घरों में उन्होंने मशीनें लगाई हुई थी, उनमें वो काम करते थे। और ये जो वर्कशॉप है, जो हाउस होल्ड यूनिट्स है, वो ज्यादातर एलीज एंड बाइलेन्स में स्टैब्लिश होती थी। एलीज एंड बाइलेन्स मतलब एक तरीके से छोटी छोटी गलियां जो होती है ना, उनमें ये वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट्स देखने मिलती थी। और ये आसपास के लोगों को इतनी जल्दी से दिखाई नहीं देती थी क्योंकि मतलब एकदम संकरी गलियों में होती थी, छोटी छोटी गलियों में, बिल्डिंगों के पीछे, बिल्डिंगों के मतलब ओट में ये जो वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट्स है वो होती थी, और इतनी जल्दी से ये विजिबल नहीं होती थी। In fact, in some instances, handicraft production actually expanded in the 20th century. अब कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखने मिले जिसमें कि ये पाया गया कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो 20th सेंचुरी में बढ़ी है। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हाथ से बन रही थी और उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है। ठीक है, ये हैरानी वाली बात क्यों है, क्योंकि अभी हमने नॉर्मली देखा कि ब्रिटेन में मशीन मेड क्लोथ्स आ गए थे, उनकी वजह से हमारे देश में जो हाथ से लोग कपड़ा वगैरह बना रहे थे उसकी डिमांड बिल्कुल ही हट गई थी। मशीन मेड क्लोथ्स का दबदबा हो गया था।
सिमिलरली जब इंडिया में फैक्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई तो फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा था। तो ये जो पूरा माहौल चल रहा था अभी वो वाला चल रहा था जिसमें बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज को और मशीन मेड गुड्स को प्रेफर किया जा रहा था। बट इसी बीच हमें ये दिखता है कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बड़ी है, एक्सपेंड हुई है। तो इसीलिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हाईलाइट करना जरूरी है कि कुछ चीजें ऐसी भी थी 20th सेंचुरी में जो कि हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनती थी और उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही थी। दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर। और कपड़ों के केस में भी हमें देखने मिला कि कुछ जो हाथ से बनने वाले कपड़े हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। While cheap machine made thread wiped out the spinning industry in 20th century, the weavers survived. अब वैसे तो जो मशीन मेड क्लोथ्स हैं क्योंकि वो सस्ते आते थे तो उन सस्ते मशीन मेड क्लोथ्स की वजह से हमारे देश की जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो एक तरीके से तबाह हो चुकी थी। मतलब कि चीप मशीन मेड थ्रेड, यहाँ पे धागे की बात की जा रही है कि मशीनों से जो सस्ता धागा बनता था उसकी वजह से हमारे देश की जो स्पिनिंग इंडस्ट्री थी, हमारे देश में जो लोग सूत काटते थे, धागा बनाते थे, उन लोगों का काम जो है अब वो बंद हो चुका था मशीन मेड थ्रेड्स की वजह से। बट इस सब के बावजूद भी जो वीवर्स हैं मतलब कि जो बुनकर हैं वो सरवाइव कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। तो यहाँ पे मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक तरफ जो मशीन मेड थ्रेड है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो स्पिनर्स हैं, जो चरखा चलाते हैं, जो धागा बनाते हैं हमारे देश में, उन लोगों का काम बंद हो रहा था। बट वो लोग जो कि इस धागे से कपड़ा बनाते हैं वो अभी भी बने हुए थे, वो अभी भी सरवाइव कर रहे थे वीवर्स। प्रॉब्लम्स तो इनको भी झेलनी पड़ी बट फिर भी क्योंकि ये वीवर्स जो हैं वो हाथ से कपड़ा बनाते थे, इनके हाथ के कपड़े की क्वालिटी अलग ही होती थी और बहुत अलग होती थी। मतलब कि ऐसा था कि जो मशीनों में कपड़े बनते हैं ना वो हाथ वाली क्वालिटी नहीं मिलती थी मशीन से। जो पर्सन वीवर अपने हाथ से टाइम लगा के जो बारीकियों से काम करेगा, जो पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड उसको बनाएगा, वो चीज मशीन मेड क्लोथ्स में नहीं देखने मिलती थी। इसीलिए वीवर्स अभी भी सरवाइव किए हुए थे। इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लोथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड रैपिडली। तो 20th सेंचुरी में हैंडलूम क्लोथ जो है मतलब हाथ से जो कपड़ा बनाने वाली जो एक तरीके से पूरा प्रोडक्शन है ये काफी तेजी से इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। तो 1900 से लेके 1940 वाला जो पीरियड है इसमें हैंडलूम की जो प्रोडक्शन है, हैंडलूम क्लोथ की जो प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो गई थी। ट्रिपल मतलब ट्रिपल हो जाना, किसी चीज का 3 गुना हो जाना। तो पहले जो हैंडलूम की प्रोडक्शन होती थी उसका 3 गुना प्रोडक्शन हो गई थी 1900 एंड 1940s के बीच में। सो अब हमें देखना है कि ऐसा हुआ क्यों अभी भी जो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं या जो वीवर्स हैं वो बचे हुए थे, वो सरवाइव कर रहे थे। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो इसका एक रीजन तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे और जो हैंडीक्राफ्ट पीपल हैं मतलब जो हाथ से कपड़ा बनाने वाले लोग हैं उन्होंने भी अब नई टेक्नोलॉजीज अपनानी शुरू कर दी थी। ऐसी नई टेक्नोलॉजीज जो कि उन्हें प्रोडक्शन में हेल्प करती थी, प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती थी और जो कि कॉस्ट को भी ज्यादा नहीं बढ़ाती थी। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन तो बढ़ा रही है बट कॉस्ट पे इतना अफेक्ट नहीं डाल रही, ऐसी टेक्नोलॉजीज को हैंडीक्राफ्ट्स जो पीपल हैं उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाई तो उससे क्या हुआ, उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। By the second decade of 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. तो 20th सेंचुरी का जो सेकेंड डेकेड है उससे हमें क्या देखने मिलता है कि जो वीवर्स हैं अब वो फ्लाई शटल वाले लूम्स को इस्तेमाल कर रहे थे। लूम्स क्या है, बेसिकली एक ऐसी मशीन रहती है, एक ऐसा पूरा सेटअप रहता है जिसके मदद से कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये कपड़ा बना रहा है और ये जो पूरा लकड़ियों से सेटअप है, जिस मशीन के ऊपर ये कपड़ा बना रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये कपड़ा बना रहा है, इसे लूम कहते हैं। तो जब ये लूम हाथ से ऑपरेट होता है तो इसे हैंडलूम कहते हैं कि हाथ से ऑपरेट किया जा रहा है लूम को और कपड़ा बनाया जा रहा है। बट जब ये लूम मशीनों से ऑपरेट होता है, जब ये जो कपड़ा बनाने का ये जो इंस्ट्रूमेंट है जब वो मशीन से ऑपरेट होता है तो फिर उसे हम पावर लूम कहते हैं कि पावर की मदद से, बिजली की मदद से ये जो लूम है वो चल रहा है। तो हैंडलूम्स जो हैं अब उनमें भी थोड़ी थोड़ी जो मशीन्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो वीवर्स ने इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर दी थी। तो अब इन लूम्स में फ्लाई शटल जो है वो इस्तेमाल करी जानी शुरू हो गई थी। फ्लाई शटल क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि
वीविंग के लिए, कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये जो मशीन है, ये जो मैकेनिकल डिवाइस है, ये रोप्स एंड पुलीस से मतलब रस्सियों की मदद से इसको ऑपरेट किया जाता है, खींचा जाता है, इसको मूव किया जाता है। इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड वेफ्ट। हॉरिजॉन्टल जो थ्रेड्स हैं उनको ये प्लेस करती है इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स, मतलब जैसे कुछ धागे ऐसे लेटे हुए होते हैं और कुछ धागे ऐसे खड़े हुए होते हैं। तो जो ये फ्लाई शटल है, ये क्या करती है, लेटे हुए धागों को वर्टिकल थ्रेड्स में एक तरीके से पुरोती है, उसमें बुनती है, और इसकी वजह से जो है कपड़ा बुनता है, एक तरीके से कपड़ा जो है बनता है। The invention of the fly shuttle made it possible for weavers to operate large looms। अब ये फ्लाई शटल है क्या और ये क्यों इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है? ये जो फ्लाई शटल है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है वीवर्स को एक बड़े लूम पे ऑपरेट करने में और एक बड़े पीस ऑफ क्लॉथ को बनाने में। मतलब कि पहले जो नॉर्मल लूम्स हुआ करती थी वो थोड़ी छोटी रहती थी साइज में, तो जब छोटी लूम रहेंगी तो उनपे जो कपड़ा है वो भी थोड़े छोटे साइज का होगा। बट जब फ्लाई शटल आ गई तो इसकी वजह से अब बड़े लूम पे इजीली ये लोग ऑपरेट कर सकते थे वीवर्स, एंड जब बड़े लूम पे ऑपरेट करेंगे तो बड़ा जो साइज है कपड़ा वो आ पाएगा, कपड़े का बड़ा साइज जो है वो इजीली बना सकते थे। तो ये फायदा हुआ फ्लाई शटल का। तो फ्लाई शटल जो है वो लोगों ने अपने अपने लूम्स में लगाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है पर वर्कर, एक वर्कर से जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गई और लेबर डिमांड भी कम हो गई। कि पहले मान लो 4 लेबर की जरूरत पड़ती थी, बट अब 3 या सिर्फ 2 लेबर्स में ही काम चल जाता है, क्योंकि अब फ्लाई शटल की वजह से मेहनत कम हो गई है और काम ज्यादा आसानी से हो पा रहा है। तो 1941 आते आते इंडिया में 35% जो हैंडलूम्स हैं उनमें फ्लाई शटल लगी हुई थी। और कुछ रीजंस ऐसे थे जैसे कि त्रावणकोर हो गया, मद्रास, मैसूर, कोचिन, बंगाल, यहाँ पे जो परसेंटेज है फ्लाई शटल वाले लूम्स की वो 70 to 80% थी। कि इन जगह पे जो वीवर्स थे उन्होंने अपनी लूम्स में, ज्यादातर जो वीवर्स हैं उन्होंने अपनी लूम्स में फ्लाई शटल लगवा लिया था। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इंडिया में 35% हैंडलूम्स जो हैं उनमें फ्लाई शटल लग चुका था। अब इससे क्या हुआ, मतलब जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही थी, वीवर्स को थोड़ी सी मदद मिली। There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compete with the mill sector। अब फ्लाई शटल की ही तरह और भी बहुत सारी छोटी छोटी innovations थी जो कि मदद कर रही थी वीवर्स को उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और मिल मेड क्लोथ्स के साथ compete करने में। ठीक है, तो जो नई इनोवेशंस आई, नई टेक्नोलॉजी आई, उनको इनकॉर्पोरेट करके वीवर्स जो हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे और सरवाइव कर रहे थे। Certain group of weavers were in better position than others to survive in the competition with mill industries। अब कुछ जो ग्रुप ऑफ वीवर्स है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कंपटीशन को सरवाइव कर पा रहे थे, वहीं कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ वीवर भी था जो कि बहुत ही मुश्किलों से अपना काम चला रहा था, उसको ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था मिल इंडस्ट्रीज से। Amongst weavers, some produced coarse clothes, while others wore finer varieties। तो ऐसा क्यों था, क्यों कुछ ग्रुप ऑफ वीवर्स जो हैं वो बेटर पोजीशन में थे दूसरों के मुकाबले? तो हुआ क्या कि कुछ जो वीवर्स हैं वो कोर्स क्लॉथ प्रोड्यूस करते थे, मतलब थोड़े लो क्वालिटी का प्रोडक्ट या कपड़ा जो है वो प्रोड्यूस करते थे, वहीं कुछ जो वीवर्स हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, फाइन वैरायटी का कपड़ा बुना करते थे। The coarser cloth was bought by the poor and its demand fluctuated violently। जो लो क्वालिटी का कपड़ा है वो गरीब लोगों द्वारा खरीदा जाता था और कोर्स कपड़े की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी। मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि साल में एक रेगुलर डिमांड रहेगी कोर्स क्लॉथ की। अगर गरीब के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो वो कोर्स कपड़े खरीद लेगा, बट कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो जो गरीब परिवार है जो खेती पे डिपेंड करता था, उसकी खेती जो है बर्बाद हो गई, उनका हार्वेस्ट जो है अच्छा नहीं हुआ, कोई फेमाइन वगैरह आ गया, इन सब की वजह से मान लो जो गांव में गरीब लोग हैं उनके पास खाने को भी पैसा नहीं है, खाने को भी एक दाना नहीं है, उस केस में वो कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे? अच्छी क्वालिटी तो छोड़ ही दो, वो कोर्स क्वालिटी का भी कपड़ा नहीं खरीदेंगे। तो इस केस में जो कोर्स क्वालिटी, कोर्स क्लॉथ बनाने वाले लोग हैं, वीवर्स हैं, उनको बहुत ही दिक्कत झेलनी पड़ती थी, क्योंकि गरीब लोग जो है कोर्स कपड़ा खरीदते थे और गरीब लोगों के पास रेगुलर इनकम नहीं होती थी। तो जब गरीब लोगों के पास रेगुलर इनकम नहीं होगी तो वो रेगुलरली कपड़ा कैसे खरीदेंगे? तो
कोर्स क्लोथ की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी और इसीलिए जो वीवर्स लो क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे वो बहुत ज्यादा दिक्कत झेलते थे। ठीक है, अब वही जो ऐसे लोग थे जो कि अच्छा कपड़ा बनाते थे, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे, उनकी कंडीशन थोड़ी बेटर थी, क्योंकि फाइनर वैरायटी का जो क्लोथ है वो ज्यादातर अमीर लोग खरीदते थे या वेल टू डू फैमिलीज खरीदती थी, ऐसी फैमिलीज जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है। रिच लोग जो हैं वो इजीली फाइन क्लोथ खरीदते थे। अब रिच जो लोग जो हैं वो फेमाइन के टाइम पे भी, बैड हार्वेस्ट के टाइम पे भी अच्छे कपड़े अफोर्ड कर पाते थे। मतलब कि जो अमीर पर्सन है, भले ही एक साल क्या हुआ, फसल बेकार हो गई, फेमाइन आ गया, इन सब का असर अमीरों के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता था। अमीरों के पास इतने पैसे फिर भी होते थे कि वो अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद सके। तो वो वीवर्स जो कि फाइन वैरायटी का कपड़ा बना रहे हैं वो थोड़े स्टेबल रहा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि साल में चाहे अकाल पड़े, चाहे फेमाइन आए, चाहे हार्वेस्ट बेकार हो, बट मेरा जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है वो अमीर लोग खरीदेंगे ही। तो जो फाइन कपड़े बनाने वाला पर्सन है, वीवर है, वो बेटर क्वालिटी में रहता था। फमीज जो हैं वो बनारसी और बलूचरी साड़ीज जैसी चीजों को अफेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बनारसी साड़ी हो गई, बलूचरी साड़ी हो गई, ये ऐसी साड़ियां हैं जो अमीर लोग पहनते हैं, है ना। तो अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई फेमाइन वगैरह आ गया, उनको जो खरीदना है वो खरीदते थे। मोर ओवर, एज यू हैव सीन, मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव्स। तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, इंग्लैंड के केस में भी पढ़ी थी, कि जो हाथ से बनाने वाली चीज होती है ना, उसका एक अपना फायदा होता है। जो चीज हाथ से जितने डिटेल में बनाई जा सकती है वो चीज मशीन से नहीं बनाई जा सकती। जो कलाकारी आपको हाथ से बनी हुई चीज में दिखेगी ना, जो डिजाइन्स, जो बॉर्डर्स, जो इंट्रिकेट एकदम फैब्रिक, वो मतलब वीविंग होती है, वो चीज आपको मशीन मेड क्लोथ्स में नहीं दिखेगी। आज भी आपने देखा होगा, जो हैंडलूम होता है, हाथ से बना हुआ कपड़ा होता है, जिसपे हाथ से कशीदाकारी की होती है, वो कपड़ा बहुत महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाथ से बने हुए कपड़ा, हाथ से जो डिजाइन बनाया है ना, वो बहुत ही यूनिक होता है, उसको मशीन इतनी इजीली कॉपी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जो स्पेशलाइज्ड वीवर्स थे, जो ऐसे वीवर्स थे जो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बना रहे थे, बनारसी साड़ियां बना रहे थे, बॉर्डर्स वगैरह बना रहे थे, है ना, फेमस लुंगीज, हैंकरचीफ्स वगैरह बना रहे थे, ऐसे वीवर्स जो हैं वो फिर भी बेटर कंडीशंस में थे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट को मशीन्स कॉपी नहीं कर सकती थी। और जो अमीर पर्सन होता है वो हमेशा यूनिक कपड़ा खरीदने की कोशिश करता है, ऐसी चीज खरीदता है जो कि कोई इजीली कॉपी ना कर सके। तो अमीर लोग जो है वो हाथ से बनी हुई चीजों को ज्यादा प्रेफर करते थे। इसीलिए अभी भी जो लोग हैं, जो वीवर्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बना रहे थे, वो बेटर कंडीशन में थे, उनको मिल प्रोडक्शन जो है इजीली हिला नहीं पाई। Weavers and other craft peoples who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. अब ऐसे वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन जो कि अभी भी प्रोडक्शन कर रहे थे, चाहे कोर्स क्लोथ बना रहे थे, चाहे वो फाइन क्लोथ बना रहे थे, वो लोग सरवाइव तो कर रहे थे, मतलब कि वो काम तो चल रहा था, बट ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो रहे थे। अगर हम देखें, जो लोग कोर्स कपड़ा बना रहे थे और जो लोग फाइन कपड़ा बना रहे थे, इन दोनों के बीच में हम देखें तो जो फाइन कपड़ा बनाने वाला वीवर है वो बेटर क्वालिटी, बेटर कंडीशन में था, बेटर सिचुएशन में था। वहीं जो कोर्स कपड़ा बनाने वाला पर्सन है उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें दिख रहा है जो फाइन कपड़ा बना रहा है उसकी कंडीशन बेटर है। बट अगर हम इस फाइन कपड़े बनाने वाले पर्सन को बिजनेसमैन से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि भले ही ये जो फाइन कपड़ा बनाने वाला पर्सन है वो थोड़ा सरवाइव तो कर रहा है, बट इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसने करोड़ों की जायदाद जो है इकट्ठा कर ली है हैंडीक्राफ्ट्स बेचते बेचते, नहीं है ऐसा। मतलब कि ये सरवाइव तो कर रहे थे बट बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं हो रहे थे। इनकी लाइफ जो है वो हार्ड थी, इनको बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए काम करना पड़ रहा था, काफी ज्यादा घंटों इन्हें काम करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वीविंग के हर एक स्टेज पे पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी, कि हर एक स्टेज पे फैमिली का कोई ना कोई मेंबर जो है काम कर रहा है, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत हो, आदमी हो, सब के सब वीविंग में लगे हुए होते थे। ऐसी सिचुएशन थी, तो मतलब इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा था। बट ओवरऑल चाहे कुछ भी हो, चाहे वीवर्स की कंडीशन इतनी अच्छी हो चाहे ना हो, बट हमें एक चीज जरूर पता चलती है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स हैं ये पास्ट के बचे हुए रेमिनेंट्स नहीं हैं। रेमिनेंट्स मतलब क्या होता है? बची कुची चीजें।
तो ऐसा नहीं है कि ये लोग अब कुछ बचे हुए लोग हैं, कुछ ऐसे ही रहे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं था। मतलब कि हमें इन वीवर्स को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भाई फैक्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रीज आ गई और अब ये बेचारे बस ऐसे ही अपना काम चला रहे हैं। काम तो चला रहे हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस का अभी भी। मतलब कि भले ही ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर रहे, बट इनके कपड़ों की डिमांड तो है, इनका हुनर तो है, इनकी जो स्किल है वो इजीली कॉपी तो नहीं की जा सकती, और ये अभी भी मैदान में बने हुए थे, ये अभी भी कंपटीशन में बने तो हुए थे, प्रोडक्शन तो कर रहे थे। तो इसी वजह से ये जो लाइफ है लेबर्स की और मतलब वीवर्स की, ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मतलब कि ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका काफी अहम हिस्सा थे ये लोग। ये कोई ऐसे ही लोग नहीं थे, बल्कि इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो भी अभी डोमिनेट कर रहे थे एक तबके में। अमीर लोग जो है वो अभी भी महंगी चीजें खरीद रहे थे, हाथ से बनी हुई चीजें खरीद रहे थे। तो उस वजह से जो धंधा है लोगों का, वीवर्स का, वो चल रहा था। ठीक है, जो कोर्स कपड़े बनाने वाले लोग हैं, जो थोड़ी लो क्वालिटी का कपड़ा बनाने वाले लोग हैं, उनका बिजनेस गरीब लोगों की वजह से चल रहा था। बट दिक्कत ये थी कि गरीब लोगों की इनकम क्योंकि स्टेबल नहीं होती है, तो इसीलिए कोर्स क्लोथ बनाने वाले लोगों का बिजनेस भी स्टेबल नहीं था फाइन क्लोथ बनाने वाले लोगों के मुकाबले। तो आई होप कि ये चीजें आपको सारी क्लियर होंगी।